एनालिसिस। मैम यू मे प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन। जी तो हाँ जी बच्चों, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई हॉफमैन अमोनोलिसिस। अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब देखो ये जो नाम है ना, इसमें ही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ब्रोम यानी ये रिएक्शन ब्रोमीन के प्रेजेंस में होगी, और अमाइड यानी जो इसके साथ आपने मॉलिक्यूल लेना है वो है अमाइड, RCONH2। और इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान कार्बन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो अमीन मिलेगी, उस अमीन में पहले के मुकाबले एक कार्बन का नंबर कम होगा। RCONH2 amide on reacting with alcoholic KOH in the presence of bromine will result into formation of primary amine RNH2 with evolution of KBr and CO2। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आप CO देख रहे हो ना, ये CO2 की तरह से लिबरेट हो जाती है, और पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके KBr बना देता है। ठीक है, इसी वजह से इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कार्बन चेन की ब्रेकिंग हो गई, पहले से कार्बन का नंबर कम हो गया। अंडरस्टूड। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका अपना सिंथेटिक एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का। कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए, कार्बन के नंबर को डिक्रीज करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे CH3CONH2, कंपाउंड का नाम है एसिटामाइड। ठीक है, और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो इथेनॉइल अमाइड हो जाएगा, प्लस ब्रोमीन, अल्कोहलिक KOH, हीट, प्रोडक्ट विल बी CH3 और NH2। एक CO आपने जो यहाँ लगाया हुआ है इसको कम कर दो, बाकी अटैच करके लिख दो CH3NH2। These are the side products will be same in every reaction. Similarly, if we are having बेंजीन के ऊपर CONH2 ले रहे हो, कंपाउंड का नाम है बेंजीनामाइड या बेंजामाइड भी बोल सकते हो, प्लस Br2 अल्कोहलिक KOH, हीट, प्रोडक्ट विल बी बेंजीन पर NH2, यानी ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया। अब जैसे ये कंपाउंड है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इस कंपाउंड की शुरुआत हो सकती है कहाँ से? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड में अमोनिया डाल के हीट करोगे तो बेंजामाइड बन जाएगा, बेंजीनामाइड बन जाएगा, जिससे आप क्या बना सकते हो, एनिलीन बना सकते हो। तो कन्वर्जन हो गई ना। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन? तो ये रिएक्शन है, दो स्टेप की रिएक्शन है। पहले हमने अमोनिया डाल के उससे अमाइड बना दिया, अमाइड बनाने के बाद उसमें ब्रोमीन डालो, अल्कोहलिक KOH डालो और एनिलीन बन जाएगा। इस तरह की कुछ रिएक्शन आपने इससे प्रीवियस वाला जो यूनिट था, यानी जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें भी, उस चैप्टर के NCERT में भी ऐसी कन्वर्जन जरूर देखी होगी। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन। All the organic chemistry things are like very much intermingled and interrelated to each other, इसलिए हर चैप्टर में किसी ना किसी और चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाते हैं। तो ये इसी तरह का कुछ एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद ये हो गई हमारी सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड। इसका एडवांटेज मैं आपको फिर से बता देती हूँ। क्या एडवांटेज है इसका? एडवांटेज ये है कि ऐसे आप जो भी प्राइमरी अमीन बनाओगे उसमें पहले वाले, यानी आपका जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, उससे एक कार्बन का नंबर कम होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए ही आपने ये रिएक्शन यूज करनी है। कभी भी कन्वर्जन के लिए अगर आपको यूज करना है तो इस तरीके से आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज गैब्रियल थैलिमाइड। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है बच्चों, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बनती है, इसमें कोई सेकेंडरी या टर्शरी अमीन बनने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो primary amine is the exclusive product formed from this reaction. That is why it is considered as the best method for the preparation of primary amine.
और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन व्हाई गैब्रियल थैलेमाइड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन, बिकॉज there is no formation of secondary or tertiary amine, only and only primary amine is formed. सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बनती है, साइड प्रोडक्ट बनता तो है लेकिन उससे वो आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो अब आप ये रिएक्शन देखिए ये शुरू कैसे होगी। जैसे मैंने बताया था इसका जो मॉलिक्यूल है वो है थैलीमाइड। थैलीमाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो थैलिक एसिड से बना है। थैलिक एसिड होता है बच्चों COOH, ये है आपका थैलिक एसिड, ठीक है। लेकिन हमने रिएक्शन को यहां से शुरू नहीं करना, हमें थैलीमाइड से शुरू करना है, इमाइड। तो ये CO दोनों के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोनों कॉमनली नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। इस कंपाउंड को कहते हैं थैलीमाइड। थैलामाइड मत कर देना, इसको ए मत लगा देना, थैलीमाइड है, ठीक है, क्लियर। इमाइड NH होता है, डबल बॉन्ड NH, इसीलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। तो थैलीमाइड में सबसे पहले कोई भी पोटेशियम सॉल्ट जैसे KOH इसके साथ मिक्स करके फ्यूज कर दिया इसके अंदर, तो KOH डाल के इसको फ्यूज करोगे, इसके साथ मिक्स करोगे, तो फिर यहाँ से जो पोटेशियम है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और आपके पास एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम थैलीमाइड। वही CO, ये CO डबल बॉन्ड के साथ भी दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड N, और ये साथ में आ गया इसके K, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट बन गया पोटेशियम थैलीमाइड, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ वी विल ऐड इनटू इट RX, यानी अब इसमें फिर से हम अल्काइल हैलाइड डालेंगे। अल्काइल हैलाइड का क्या काम है, यहाँ से ये जो K पॉजिटिव है और X नेगेटिव है ये दोनों तो सेपरेट हो जाएंगे एज KX, और R ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बेंजीन CO N, और N के साथ जो K जुड़ा हुआ था उसकी जगह जुड़ जाएगा R, ठीक है। अल्काइल थैलीमाइड मिल गया अब हमें। अब फाइनली क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है, H3O पॉजिटिव डालना है। H3O पॉजिटिव यानी वाटर के साथ एसिड मिलाया हुआ है और उसको आपने इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करना है। ऑन डूइंग सो यू विल गेट RNH2, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। RN नाइट्रोजन के दो बॉन्ड में की यहाँ से टूटे हैं तो फिर इसको दो हाइड्रोजन मिल जाएंगी। इसी तरह से ये जो CO दो खाली रह गए हैं इन दोनों को भी OH मिल जाएगा। बेंजीन था ना, बेंजीन के ऊपर एक CO और एक CO तो ऑलरेडी था, दोनों को एक एक OH मिल जाएगा, तो ये आपका थैलिक एसिड बन गया। तो थैलिक एसिड बन गया और साथ में आपकी बन गई प्राइमरी अमीन। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा था साइड प्रोडक्ट बनता जरूर है, लेकिन वो साइड प्रोडक्ट और जो आपका प्राइमरी अमीन है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत डिफरेंस है, दोनों को आसानी से एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमने पिछले मेथड में देखा था हॉफमैन अमोनोलिसिस में, जिसके अंदर सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी बन रहे थे, ऐसी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज प्राइमरी अमीन। इस मेथड का एक लिमिटेशन भी है। इस मेथड की लिमिटेशन ये है, जैसे मैंने एडवांटेज बताया, एडवांटेज है बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि प्राइमरी अमीन ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की तरह से बनती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट बनता भी है वो साइड प्रोडक्ट आसानी से इससे सेपरेट भी किया जा सकता है, जिससे हम वापस से इस रिएक्शन को शुरुआत करा सकते हैं, ठीक है, वापस से इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज वो क्या है, we cannot make aniline cannot be prepared. Again this is an NCERT question, why aniline cannot be prepared by Gabriel Thalamide reaction। तो aniline को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसका मतलब है आपको RX की बजाय बेंजीन के ऊपर जो X है उसको यूज करना पड़ेगा। बाकी तो किसी स्टेप में और तो लगा ही नहीं ना। देखो अब ध्यान से, यहाँ से शुरू किया, पहले पोटेशियम लगाया, फिर पोटेशियम को हटा करके कार्बन चेन लगाई और फिर कार्बन चेन से अमीन बना ली, यही 4 स्टेप्स हुए, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्बन चेन आप लगाना चाहते हो वो इसी तीसरे स्टेप में ही तो लगा रहे हो, पोटेशियम लगाने के बाद ही तो लगा रहे हो।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर जैसे ही ये पर्टिकुलर कंपाउंड डालेंगे, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, या जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं अराइल हैलाइड, बेंजीन वाला हेलोजन वाला कंपाउंड, बेंजीन हेलोजन वाला कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है आपका जिसको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन नामों से जानते हैं, इसमें ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इन दोनों के बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। RX कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन, बट बेंजीन के ऊपर जब X लग जाता है तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो आप लोगों ने अभी जो हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हुए थे उसमें भी इसको आपने आंसर किया था, ठीक है। और इसका आंसर क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो सिंगल बॉन्ड तो आसानी से टूट जाता है लेकिन डबल बॉन्ड टूटता नहीं। और यही कारण है कि एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। हाउ विल यू राइट द आंसर? नोट कर सकते हैं आप लोग, लिखना शुरू करें। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड synthesis because एराइल हैलाइड्स, ब्रैकेट में लिखिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एटसेट्रा, because aryl halides, chlorobenzene, bromobenzene etc. cannot undergo nucleophilic substitution, cannot undergo nucleophilic substitution। SN1 SN2 होता है ना, X हट जाता है और उसकी जगह कोई ग्रुप लग जाता है, तो ये वही तो कर रहे हैं बेटा, इस रिएक्शन में वही तो किया था। X नेगेटिव को हटा दिया और उसकी बजाय ये इतना बड़ा ग्रुप N नेगेटिव वाला ये साथ में लगा दिया। लेकिन ऐसा इसमें नहीं कर सकते, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन क्या था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इन केस ऑफ एराइल हैलाइड, क्योंकि एराइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से नहीं कर सकते ऐसा। अंडरस्टूड? तो ये थी बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। And so everyone, let's go for the next reaction, and the next reaction is मैम immediate reaction। हाँ जी मैम, जो हॉफमैन ब्रोमाइड वो रिएक्शन है, हाँ उसमें भी तो मैम प्राइमरी अमीन ही आता है मैम, तो हाँ, क्यों लेकिन नहीं कार्बन का नंबर ऐसा है? चेंज हो रहा है ना। देखो अभी देखो यहाँ पर जितना तुम कार्बन डालोगे ना, अगर तुमने 4 कार्बन वाला लिया तो 4 कार्बन वाला अमीन ही बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या था? यहाँ का यही था ना, इसी को एडवांटेज कह सकते हो, इसी को डिसएडवांटेज। तुम 4 वाला डालोगे तो 3 वाली अमीन मिलेगी, 5 वाली नहीं मिलेगी, 4 वाली नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे ओके मैम। लिमिटेशन हो गई ना इसकी, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। अब यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अगर तुम 3 कार्बन वाली अमीन बनाना चाहते हो तो 3 ही कार्बन डालो, वैसी अमीन मिल जाएगी। 4 वाली डालना चाहते हो तो 4 वाले डालो, अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। यहाँ पे कम ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसलिए। हाँ जी, so now let's talk about the next reaction everyone, and the next reaction is Stimulant reaction. Although is not a very popular reaction, कोई बहुत ज्यादा popular reaction नहीं है, लेकिन एक हाँ special method जरूर है, special method of preparation of your amine। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया था, हम यूज करते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्राजोइक एसिड को। हाइड्राजोइक एसिड इज N3H। देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, हाइड्राजोइक एसिड। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि एक जो मॉलिक्यूल है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ अमोनिया, NH3, राइट। और अब जो आप मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हो वो है N3H।
हाइड्राजोइक एसिड इज N3H। रिएक्शन देख लीजिए, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ इसको हमने ट्रीट किसके साथ करना है, हाइड्राजोइक एसिड के साथ। और इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या कैटालाइज करने के लिए इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी ऐड की जाती है। ठीक है जी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस RNH2 along with evolution of nitrogen gas and carbon dioxide gas। जब ये रिएक्शन होती है तो साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मैंने ये जो एसिड लिखा है वो बेंजोइक एसिड लिखा है, बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं आप चाहें तो। C6H5 बीच बीच में इसलिए लिखती रहती हूँ ताकि अगर कभी रिएक्शन इस तरीके से भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए C6H5 मतलब बेंजीन रिंग। Similar conditions will give you C6H5NH2 यानी aniline along with evolution of CO2 and carbon dioxide and nitrogen। ठीक है, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन जो है, बहुत ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन शायद उसकी ईल्ड की वजह से नहीं है, या जो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड कोई बहुत पॉपुलर कंपाउंड नहीं है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन में काउंट नहीं होती। तो ये थी आपकी फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्किमेटेड रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट वन पे, और जो लास्ट वन है वो है रिडक्शन। जैसे मैंने कहा था, रिडक्शन जो है वो बहुत अलग अलग रिएजेंट्स की जा सकती है, और जो अलग अलग रिएजेंट्स हैं उनको करने के लिए हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स मेंशन कर लेते हैं। वी कैन यूज वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर द रिडक्शन। द रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, एक तो हम जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे आयरन स्क्रैप को यूज कर सकते हैं HCl के साथ, या कर सकते हैं HCl के साथ। दोनों में से आयरन स्क्रैप और HCl को यूज करना ज्यादा बेटर होता है। रीजन क्या है कि आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो FeCl2 बना के और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। अब ये हाइड्रोजन गैस ही आपका रिडक्शन करने का काम करती है। थोड़ा सा HCl है ना, वो ही काफी रहता है इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए। बार बार जो है ये अपने आप रिप्रोड्यूस होते रहेंगे। हाइड्रोजन जो है वो अपने आप जो है इस रिएक्शन को, मतलब ये प्रोसीड अपने आप करती रहेगी आगे। एक बार बस स्टार्ट करना है, फिर ऑटो कैटालाइज होती रहेगी ये रिएक्शन। यूज करने के लिए आप 10HCl भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH, इसे भी यूज किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है ना, तो इसी वजह से वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, किसी को भी आप यूज कर सकते हो विद हाइड्रोजन गैस। ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है ही रिडक्शन करने का, कि हाइड्रोजन गैस हम डाल करके और निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ की प्रेजेंस में, यानी एज अ कैटलिस्ट जब हम उनको यूज करते हैं तो वहां से भी हम उसकी रिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, और पांचवा और जो लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, वो भी आप अच्छे से जानते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम या हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये भी बहुत पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स है, बट दे आर लाइक कंपैरेटिवली कॉस्टलियर। ओके, तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट को चूज कर सकते हैं। जैसा हमारे पास ऑप्शन अलग अलग रिएजेंट्स को रिड्यूस करने का है, वैसा ही ऑप्शन हमारे पास अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट को भी यूज करने का है। तो अब कुछ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हो गया जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स। जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनकी रिडक्शन करने के लिए ज्यादातर हम ये दोनों, पहले दोनों जो रिड्यूसिंग एजेंट है उन्हीं को ही चूज करते हैं, आयरन विद HCl या टिन विद HCl। क्योंकि जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं ये थोड़े सेंसिटिव कंपाउंड्स रहते हैं। ये डिफरेंट कंडीशंस अगर आप यूज करते हो तो दे कैन गिव डिफरेंट काइंड ऑफ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स आल्सो। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड से नाइट्रोसो कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, या फिर आपके जो है एजो कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। इसी वजह से नाइट्रो कंपाउंड से अगर आप अमीन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इट इज एडवाइज टू यूज आयरन विद HCl और टिन विद HCl। ओके, सो द रिएक्शन गोज लाइक दिस, RNO2 on reaction with
ऑन ट्रीटमेंट विद आयरन विद HCl, ठीक है, तो क्या बना देगा, RNH2 बना देगा। क्लियर? तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे CH3NO2 आयरन HCl के साथ करोगे तो CH3NH2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने बेंजीन के ऊपर NO2 लिया और आयरन HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो बेंजीन के ऊपर NH2, तो किसी भी तरह के नाइट्रो कंपाउंड को आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम और है, ये नाइट्रो बेंजीन में अगर हमने रिएक्शन करते हुए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पे कुछ अलग सा ही प्रोडक्ट बन जाएगा, एजो कंपाउंड बन जाएगा, एजो कंपाउंड। ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा नाइट्रो कंपाउंड्स आर अ बिट सेंसिटिव कंपाउंड्स अबाउट रिडक्शन, इसलिए जब उनकी रिडक्शन करनी है तो आप आयरन HCl या फिर 10HCl को ही यूज करेंगे। आ गया समझ में? तो ये था नाइट्रो कंपाउंड को लेकर के सबसे इजी रिडक्शन है, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड बेंजीन से बनाना बहुत आसान होता है। बेंजीन ले ली, बेंजीन के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाला और हीट किया, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। नाइट्रोबेंजीन बना करके आप उससे क्या बना सकते हो, एनिलीन बना सकते हो। एनिलीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयरन HCl या 10HCl डालना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह की कन्वर्जन हो गई। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन, ठीक है, इनटू एनिलीन। क्लियर? पीछे जो भी आप रिएक्शन पढ़ चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना या फिर आपका अल्कोहल से, फिनॉल से बनाना, फिनॉल से शुरुआत करना हो तो कैसे करेंगे, फिनॉल है आपके पास, फिनॉल में जिंक पाउडर डाल के हीट करो, पहले बेंजीन बन जाएगी, फिर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना लो, राइट? समझ में आ गया? इसी तरीके से सपोज आपके पास टॉल्वीन है, मॉलिक्यूल क्या है, टॉल्वीन है, टॉलीन से सबसे पहले क्या बना लो, KMnO4 डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डाल के CONH2 बना लो, और फिर CONH2 के अंदर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करके फिर आप क्या बना सकते हो, एनिलीन बना सकते हो। तो रिएजेंट्स लिखने पड़ेंगे ना कि कौन कौन से रिएजेंट्स है, क्या क्या डालोगे रिएजेंट, कौन कौन सा डालोगे, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो भी मोस्ट ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन देखोगे उसमें ज्यादातर रिएक्शन जो है वो आपकी कन्वर्जन के लिए यूजफुल है। ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत सारे कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके सो एवरीवन, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन। नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन के अलावा जैसे हमने बात की थी, नाइट्रो कंपाउंड्स के अलावा ऑक्साइम, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इनकी भी रिडक्शन की जा सकती है। तो अब जो मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ वो है साइनाइड्स। साइनाइड्स या जिनको हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं, जिनके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, CN ग्रुप, RCN। इनकी रिडक्शन करने के लिए पांचों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट चूज किया जा सकता है। LiAlH4 भी काम करेगा, सोडियम इथेनॉल भी काम करेगा, हाइड्रोजन विद निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनमें से भी कोई भी आप यूज कर सकते हो। और आयरन और 10HCl तो आप कभी भी यूज कर ही सकते हो, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब आप उनमें से कोई भी आप यूज करते हो, जैसे मैं रिडक्शन करने के लिए यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेंशन कर रही हूँ, तो जब हम ये रिडक्शन करेंगे तो दोनों को ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और बनेगा RCH2NH2। ये जो साइनाइड से जब हम अमीन बना रहे हैं, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कार्बन चेन को इंक्रीज करके, कार्बन चेन में एक कार्बन का नंबर बढ़ा करके प्रोडक्ट देता है। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में कार्बन का नंबर कम हो रहा था, यहाँ पर कार्बन का नंबर एक बढ़ रहा है। वही सिंथेटिक एप्लीकेशन है। जैसे आपके पास कंपाउंड है प्रोपाइल क्लोराइड और आपको उससे कंपाउंड बनाना है ब्यूटेन अमाइन, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे, प्रोपाइल क्लोराइड यानी CH3 CH2 CH2Cl है, और आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, CH3 CH2 CH2 CH2NH2, यानी एक कार्बन का नंबर बढ़ाना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या डाल देंगे, KCN डालेंगे। KCN डालने से ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CN, राइट। और जब ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाएगा तो यहां से सीधे अब आप क्या करना है, रिडक्शन कर दो, LiAlH4 डाल दो, आ जाएगा। तो इस तरीके से साइनाइड या नाइट्राइल्स को यूज करते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट वन इज आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स या जिनको हम आइसोनाइट्राइड्स या फिर कार्बाइल अमीन के नाम से भी जानते हैं, इनसे कैसे बनाएंगे? आइसोसाइनाइड्स RNC, इनकी भी सिंपली रिडक्शन करनी है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट चूज करो एंड यू विल गेट RNH और CH3। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएंगे, ये आइसोसाइनाइड की रिडक्शन करने से हमेशा आपको सेकेंडरी अमीन एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेकेंडरी अमीन्स बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है, और वो भी कौन से वाले? मिथाइल वाले ओनली, मिथाइल अमीन्स। यानी एक तरफ तो CH3 ग्रुप आएगा ही आएगा, ऐसी अमीन, ऐसी सेकेंडरी अमीन बनेगी, बाकी जो कार्बन चेन है वो रह जाएगी। ठीक है, और जो ये MC है, इससे आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा। आगे समझ में? वी कैन ऑल्सो गो फॉर ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स आर कंपाउंड RC डबल बॉन्ड NOH। ये आप लोगों ने कब पढ़ा था? एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था। ऑक्साइम, कीटल, हेमीकीटल, एसिटल, हेमी एसिटल, साइनोहाइड्रिन, इस तरह के कंपाउंड पढ़े थे ना, ये रहा ऑक्साइम। ऑक्साइम की रिडक्शन करेंगे, अगेन वी कैन यूज एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। मैं बेस्ट ही लिख रही हूँ, LiAlH4, वी विल गिव RCH2NH2। कार्बन का नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ बाकी सब चीजें हट जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन्स आपके नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए। आगे समझ में? अच्छा जी, इसके अलावा वी कैन ऑल्सो गो फॉर अमाइड्स। नेक्स्ट वन इज अमाइड। अमाइड कर रहे हो यूज RCONH2। इसकी भी रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करने के लिए LiAlH4 पहले डाल देंगे, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वाटर डाल देंगे, तो भी बन जाएगी प्राइमरी अमीन। अब देखो एक और फिर से रिएक्शन का फर्क आ गया। पहले जब हमने अमाइड यूज किया तो कार्बन का नंबर कम हो रहा था, लेकिन अब जो अमाइड यूज कर रहे हैं उसमें कार्बन का नंबर सेम है। तो डिपेंड कर रहा है कि मोड ऑफ रिएक्शन आप क्या चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से यू कैन फॉर्म एनी ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हम सेकेंडरी और टर्शरी अमीन भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास जो अमाइड है वो अमाइड कैसा है। सिंपल अमाइड है तो सिंपल प्राइमरी अमीन बनेगी, लेकिन अगर आपके पास सब्सटीट्यूटेड अमाइड है, जिसे मैंने NHR लिख दिया, इस भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड अमाइड। इसमें भी जब आप रिएक्शन कंडीशंस डालोगे इसी तरह की, तो ये क्या दे देगा? RCH2NH और R। तो ये क्या बन गई? ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी, और RCON2 डबल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का ही एक और एग्जांपल है जिसमें दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। तो इससे हम हमारी टर्शरी अमीन भी बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हर तरह की अमीन बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अमाइड कैसा ले लो। अमाइड सिंपल है तो प्राइमरी अमीन, सब्स्टिट्यूटेड है तो सेकेंडरी या टर्शरी अमीन कोई भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।